क्या हम 2025 के इलेक्शन पे भी जा सकते हैं, जो कि विधानसभा के इलेक्शन होंगे, और वहाँ पर चिराग को जो है बिहार का चेहरा बना करके एनडीए आगे बढ़ सकता है? ना केंद्र में मंत्री बनना है, ना बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, बट इतना ज़रूर है बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार ज़रूर आएगी। हमेशा यही बताया गया कि चिराग हमेशा से ही जो है एनडीए का हिस्सा हैं। गठबंधन का आपने जिक्र किया, मेरे लिए मेरी प्राथमिकता, मेरा विजन है बिहार को लेकर। सब लोग जानना चाहते हैं कि चिराग जी शादी कब करेंगे। जैसे गठबंधन का जवाब दिया, सही समय आने पर पता चल जाएगा, वैसे ही इसका भी जवाब है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आप हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में देखते आ रहे हैं कि मैं आपको मिलवाती हूँ अभिनेता, नेता, तांत्रिक, आचार्य और बहुत सारे लोग। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारे आज के खास मेहमान कौन है? जिनकी जर्नी तो शुरू हुई थी अभिनय से, लेकिन शायद उनकी सॉल कॉलिंग कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा अभिनय मेरे लिए नहीं है, और अभिनेता ना बनकर उन्होंने नेता बनना चूज़ किया अपनी लाइफ में। जी हाँ, हमारे आज के खास मेहमान हैं लोक जनशक्ति रामविलास जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग जी हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। हमारा आप जो है अभी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। वैसे तो हमारा जो पॉडकास्ट है ये आपको लेकर के रहेगा, हम आपके बारे में भी बात करेंगे और आने वाले चुनावों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत है वो, क्योंकि मुद्दा अभी थोड़ा सा गर्म है और नीतीश जी ने काफ़ी कुछ जो है तूफान एक तरीके से मचाया हुआ, क्योंकि उनका भी बहुत रीसेंट विधानसभा में जो उन्होंने बातचीत की, जो उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर के जो भी बयान दिया है वो वाकई आपत्तिजनक है। तो उस बारे में आपका क्या सोचना है? आखिर मतलब वो कभी कुछ बोलते हैं, आप भी उनको कई बार बोलते हैं कि काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, तो व्हाट आर योर थिंकिंग्स? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में दिया गया वक्तव्य और उसको जिस तरीके से विधान परिषद में उन्होंने दोहराया जी, ना सिर्फ वो अमर्यादित था, अशोभनीय था, निंदनीय था, अक्षम्य था, जी, बल्कि अश्लील था। और ऐसे अश्लील शब्दों की विधानसभा में, विधान परिषद में एक मुख्यमंत्री से कम कोई अपेक्षा नहीं रखता। मैं इस बात को तब मानता कि उनकी ज़ुबान फिसली या स्लिप ऑफ टंग था, अगर वो विधानसभा में बोलने के बाद उस पर गलती अपनी समझते और विधान परिषद में कम से कम उसको ना दोहराते। पर अगर आपने उनके वक्तव्य को सुना होगा, विधान सभा में तो उन्होंने जो बोला, विधान परिषद में जाकर ही वॉज इवन मोर एक्सप्लिसिट एंड इवन जिस तरीके के संकेतों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी अपने शब्दों को, अपने वाक्य को बोलते हुए। मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ हमारा जी, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर हैं, माँ हैं, और सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पले बड़े हैं, तो हर कोई राजनीति से अवेयर रहता है। बट ये एक ऐसा विषय था कि हम लोग घर पे चर्चा तक नहीं कर पाए। आप कैसे अपने घर पे अपनी माँ के साथ बैठकर आप इस तरीके के बयानों को सुन सकते हैं? और सोचिए उन महिलाओं की मानसिक परिस्थिति जो उस वक्त विधानसभा में या विधान परिषद में मौजूद थी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसको बोलते गए। मुख्यमंत्री ने इस पे क्षमा मांगी कब? जब उनको ये आत्मग्लानि नहीं हुई, जब उनको लगा कि वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं, चारों तरफ से उनके इस बयान की निंदा हो रही है, उसके बाद जाकर उन्होंने इस बयान पर माफ़ी मांगी। बट और जिस तरीके से भी मेरे ख्याल से उन्होंने जो माफ़ी मांगी है, वो जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से उस बात को वो बोल रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी एक होता है कि आप किसी चीज़ को फील करके तब आप माफ़ी मांगते हो, तो वहाँ पे वो वैसी माफ़ी लगी भी नहीं। कुछ उनके शब्दों में था कि अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है, अगर की तो गुंजाइश ही नहीं ना आपको। तभी मैंने कहा कि उनको इस बात का आत्मज्ञान नहीं था, उनको आत्मग्लानि नहीं थी इस बात को लेकर कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। बहरहाल ये पहला ही वाक्य ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल के पिछले 2-2.5 वर्षों में आप देखेंगे एक के बाद एक मेरे मुख्यमंत्री के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, यहाँ उनकी हरकतें, खुद गृह मंत्री, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, तो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। खुद वो फ़ोन पर बोलते हैं कि भाई गृह मंत्री को लगा के बात कराओ। अभी कुछ दिन पहले एक पूर्व मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनकी पुण्यतिथि पर जब वो श्रद्धांजलि देने उनको गए, तो उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि ना अर्पित कर उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके ऊपर वो फूल अर्पित करने लग गए। तो एक के बाद एक जिस तरीके से इनका व्यवहार है, देखिए मैंने कभी मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री के मानसिक हालात नहीं ठीक है, और इसको मैं किसी व्यंग के तौर पर या तंज के तौर पर या ताने के तौर पर मैं नहीं बोल रहा। मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और खुलकर इस पर बात करनी भी ज़रूरी है। बड़े बड़े नेता, अभिनेताओं ने
खुलकर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे उन्होंने बातचीत की है। ऐसे में जब तक आप बात नहीं करेंगे आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है अब ये समय है जब उनकी पार्टी के उनके करीबी लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, आज भी जिस तरीके से उन्होंने सदन में मांझी जी को लेकर, कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं मेरे प्रदेश के मांझी जी और वो दलित समाज से आते हैं। वो एक तरफा पर आपसे उम्र में वो बड़े हैं, आपसे सीनियरिटी में वो बड़े हैं। जिस तरीके से तू तड़ाक कर कर उनसे बातें कर, भाई हम लोग, हमारा जी एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां हम लोग छोटे बच्चे से भी आप करके बात करते हैं। हम लोग बच्चों को भी बेटा आप खाइएगा, हम इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ऐसे में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तू तड़ाक की भाषा का हाल फिलहाल के दिनों में इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ये तमाम संकेत हैं कि शायद उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक ऐसा, सिर्फ एक ही वाक्य ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक नॉर्मल बिहेवियर ना दिखाते हुए बहुत अलग अलग सी चीज़ें की हैं। इसीलिए कई बार आपकी स्टेटमेंट में भी आया कि बहुत कंफ्यूज दिखाई देते हैं। तो आपका मानना कहीं ना कहीं है कि उनको कोई ना कोई मेंटल इस टाइमिंग पे थोड़ी सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं शायद। मैं मानता हूँ, क्योंकि या फिर वो जानबूझ के इस तरीके के चीज़ें करते हैं कि मे बी लाइमलाइट चाहिए या मुद्दा बने। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री इतने परिपक्व हैं और उनका अनुभव है। भाई मैं उनकी नीतियों से सहमत हूँ नहीं हूँ, बट एज अ सीजन पॉलिटिशियन मैंने हमेशा उनके तजुर्बे की, उनके अनुभव का मैंने सम्मान किया है। और मेरे मुख्यमंत्री हमेशा अपनी बोलने की शैली के लिए ही जाने जाते थे। उनकी उम्र भर की कमाई ये थी कि कितना नपा तुला बोलते हैं, कितना संयम वो रखते हैं। और हकीकत है उनका जो एक लंबा 80 के दशक से जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो हमेशा उनके शब्दों में भी झलका, उनकी मर्यादाओं में भी झलका। पर पिछले 2-3 वर्षों से जहाँ एक तरफ मेरी चिंता मेरे मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य को लेकर भी है, वहीं मेरी चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है हमारा जी। ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व नहीं सौंपा जा सकता जिनके खुद के मानसिक हालात, और मैं बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ, जब मैं मानसिक हालातों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं व्यंग या तंज के तौर पे नहीं कर रहा, मेरे कंसर्न्स हैं मेरे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप मेरे प्रदेश को नहीं छोड़ सकते जिनके मानसिक हालात खुद के नियंत्रण में नहीं हों। ऐसे में मैंने केंद्र सरकार से भी मैंने आग्रह किया, मैंने महामहिम राज्यपाल जी से भी मैंने आग्रह किया कि स्वतः इस विषय का संज्ञान लेते हुए केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल करें और मेरे मुख्यमंत्री का हर संभव और उचित इलाज कराने का भी प्रयास करें। जी, मतलब काफ़ी कंसर्न ऑफ कोर्स आप भी उनकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ राजनीति की यहाँ पे बात करें, खास करके बिहार की राजनीति की हम बात करें, तो पिछले काफ़ी टाइमिंग में बोलूँगी बहुत कम समय में बहुत कुछ देखने को मिला है लोगों को यहाँ पर। नीतीश जी देखते ही देखते एनडीए को छोड़ करके उन्होंने आरजेडी के साथ में ज्वाइन कर लिया और तेजस्वी जी भी जो है वहाँ पर के बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तो आने वाले टाइमिंग में अगर हम बात करें, क्योंकि अब इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पे ही है, सब लोग इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं बिहार की राजनीति में? क्योंकि देखिए आपने 2014 में जमुई से जो है सांसद के लिए जब आप लड़े और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की, 83,000 जीतों से जो है वोटों से आप जीते थे। उसके बाद 2019 में तो मैं बोलूँगी कि बहुत ही काबिले तारीफ जो है जीत आपने दर्ज करी, जहाँ पे 3.5 लाख के आसपास की वोटों से आप जीते गए। बट अभी जो हमें सुनने में आया है कि इस बार आप जमुई से नहीं हाजीपुर से जो है चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं। तो ये चेंज क्यों? मतलब क्योंकि जबकि जमुई में आपको ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, तो क्या आपको कोई डाउट है ऐसा कि जमुई में इस बार उतना प्यार नहीं मिल सकता और आपको कहीं ना कहीं हाजीपुर जाना चाहिए? और हाजीपुर से आपके चाचा जी भी जो हैं चुनाव लड़ने के लिए जो है अपने आप को बता रहे हैं कि वो तैयार है एक तरीके से, तो आप किस तरीके से, क्यों हाजीपुर ही क्यों चाहिए? मतलब आपको किस तरीके से आपके दिमाग में आता है कि इस बार चुनाव हाजीपुर से ही होना चाहिए? हमारा जी, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ जी और जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूँ, हम लोगों के ज़माने में पिता के नक्शे कदमों पर चलना बिल्कुल, या पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना एक अच्छे पुत्र का या पुत्री के लक्षण माने जाते थे। ये कब नेपोटिज्म में बदल गया मुझे पता नहीं चला। हमारे ज़माने में, मैं खैर उतने पुराने ज़माने का भी नहीं हूँ, बट जब मैं बड़ा हो रहा था उस वक्त हमें सिखाया जाता था कि देखो पिता की तरह बनो, पापा देखो कैसा करते हैं, और बेटा बेटी दोनों को यही सिखाया जाता था। ये तो मुझे अब जाके पता चला कि भाई पिता के नक्शे कदमों पे चलना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको नेपोकिड कह के पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं मानता हूँ पब्लिक आपका भविष्य निर्धारित करती है। जनता अगर आपको स्वीकार करेगी आप आगे बढ़ेंगे, आप में वो काबिलियत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो आप किसी भी बड़े व्यक्ति के सुपुत्र सुपुत्री क्यों ना हो, कितना भी सो कॉल्ड हैवीवेट सरनेम क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जब पिता के जाने के बाद मेरे कंधों पर आई जी। ऐसे में उनकी ये लोकसभा सीट भी है जो कहीं ना कहीं मेरे पिता के साथ उनका पर्याय बन गई, उनका पर्यायवाची बन गई। हाजीपुर को लोग रामविलास पासवान जी की वजह से जानते हैं, रामविलास पासवान जी को लोग हाजीपुर की वजह से जानते हैं। दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम हाजीपुर से विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन के तौर पर उनका नाम वहाँ पे दर्ज है। तो ऐसे में आज जब वो नहीं है, उन्होंने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया था, ऐसे में आज जब पापा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं भी हाजीपुर के लोगों के लिए वही सेवा भाव रखूं जो मेरे पिता के रहते हुए वो करते थे। ऐसे में यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि हाजीपुर से, मेरी पहली ख्वाहिश तो मेरी माँ है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। पर क्योंकि वो अपने आप को सक्रिय राजनीति से हमेशा उन्होंने एक दूरी बनाए रखी, मेरे पिता के रहते हुए भी वो दूर रहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर तय है कि हाजीपुर की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, मुझे लगता है ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने वाली बातें हैं और जितनी भी बातें मैं पब्लिक डोमेन में बोलता हूँ उसका आधार गठबंधन के भीतर हुई मेरी बातचीत ही है और इसीलिए मैं उतने कॉन्फिडेंस से सारी बातें भी बोलता हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वहाँ पे दावेदारी करनी है तो मुझे लगता है उसका उचित प्लेटफॉर्म गठबंधन के भीतर जाकर वो बातचीत करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में गठबंधन को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। बहुत रिसेंटली ही, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब हमने आपको एनडीए की बैठक में देखा जहाँ पे माननीय मोदी जी ने आपको गले लगा करके एक तरीके से आपका स्वागत किया, आपको बोलते कि वेलकम करना जैसे वापस फैमिली में। हालांकि दबे शब्दों में हमेशा यही बताया गया कि चिराग हमेशा से ही जो है एनडीए का हिस्सा हैं, कभी खुल करके बातें इतनी सामने नहीं आई। लेकिन ऑफ कोर्स उस बैठक के अंदर शायद हर एक को ये क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान जो है एनडीए का ही हिस्सा हैं। लेकिन ऑफिशियल हम बोलें कि कुछ बहुत हमें अभी तक भी सुनने को नहीं मिला है। आपकी उनके साथ में जो भी बातचीत हुई उसके अंदर कितनी सीटें रामविलास जो है लोजपा को मिलने वाली हैं, उसके बहुत सारे सवाल हैं। मतलब तो कितनी सीटों की डिमांड आपने इस बार उनसे की है, कितनी सीटें आपको मिलने वाली हैं, कुछ आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। हमारा जी, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी ऐसी बातचीत सार्वजनिक करूं जो गठबंधन के भीतर अभी तक फाइनल नहीं है। ज़रूर चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने जब मुझसे मेरे गठबंधन का आपने जिक्र किया, मेरे लिए मेरी प्राथमिकता, मेरा विजन है बिहार को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जात पात धर्म मजहब की राजनीति ने हमेशा विकास के ऊपर अपने आप को हावी रखा है। परिणाम स्वरूप आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार के हालात वैसे के वैसे ही हैं। ताज्जुब होता है मुझे, मौजूदा जो सरकार है पिछले 34 सालों से यही सरकार या इन्हीं गठबंधन के घटक दलों की सरकारें ही बिहार में रहीं, उसके बावजूद आज ये लोग विकास की बातें करते हैं, विकास का दम भरते हैं। जो 34 सालों में प्रदेश में ना विकास दे पाए, ना प्रदेश में बेहतर शिक्षा दे पाए, ना प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करा पाए, ना ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर पाए। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? पर उस दिशा में कोई सोचता नहीं है। आज हम लोग अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, मेरी माता सीता की जन्म स्थली है वो, क्यों नहीं सीतामढ़ी में हम लोग उतना ही भव्य माता सीता का हम लोग मंदिर बनाए, एक 6 लेन का कॉरिडोर बनाए कि जो भगवान राम का दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। आस्था एक तरफ है, पर सोचिए इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा। मेरी धरती, मेरा प्रदेश एक ऐसी सौभाग्यशाली धरती है हमारा जी, जहाँ एक से एक महापुरुषों का वहाँ पे जन्म हुआ। भगवान महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की वो धरती है, माता सीता की वो धरती है, गौतम बुद्ध की वो धरती है। अगर आप इसको रिलीजियस टूरिज्म में के तौर पर अगर आप इसको उभारने लग जाएं तो प्रदेश में राजस्व कितना बढ़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी टॉक्स अबाउट दीज इश्यूज। वहाँ पे बात होती है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, जातीय जनगणना कराओ, जाति में लोगों को बांटो, सिर्फ यही बात होती है। और इसी पे राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते अभी तक वहाँ के राजनेता और राजनीतिक दल सत्ता में रहे। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, मेरी प्राथमिकता, मेरा विजन है, मेरी प्राथमिकता किस गठबंधन के साथ मैं हूँ, कितनी सीटें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, जो गठबंधन मेरे विजन को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में बिहार में विकास की सोच को धरातल पर उतारने की सोच रखता है, उसको जो आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसके साथ मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नहीं, आपके विचार वाकई बहुत अच्छे हैं और आपने बिहार की राजनीति देखिए, इस पहले से अगर हम बात करें तो जाति को लेकर के ही उसके आसपास ही घूमी है, कभी भी उससे ऊपर उठ कर के बातचीत हमने भी नहीं सुनी और हम खुद भी बिहार में वो बदलाव देखना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल आपसे सहमत करती हूँ कि आप बात करें कि आप कितनी भी अच्छी डेजिग्नेशन पे देखिए तो वहाँ पे जो बैठा हुआ अधिकारी है वो बिहार से है, पढ़ाई के मामले में अगर बात करते हैं तो वो बिहार से है, लेकिन इन मुद्दों को कभी उठाया नहीं जाता। अगर मुद्दों को कभी उठाया जाता है तो वो जाति और जनगणना को लेकर के भी जाता है। अभी जाति जनगणना को लेकर के भी जो रिजल्ट सामने आए थे उसके ऊपर भी मुझे लगता है काफ़ी चर्चा का वो विषय बना रहा, क्योंकि उसके आंकड़े सही नहीं बताए गए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो आपके विजन को वेटेज देगा या आपके विजन के साथ चलना चाहेगा उस तरीके से आप चलेंगे। और गठबंधन के धर्म की जहाँ तक आपने बात करी, बट राजस्थान को लेकर के हमने काफ़ी खबरें बीच में सुनी कि 12 सीटों को लेकर के बातचीत की गई और लिस्ट भी जो है जारी कर दी जाएगी। तो अगर हम या तो हम बताना ही नहीं चाह रहे या फिर हम बताना चाह रहे हैं, तो उधर की तरफ अगर हम लिस्ट जारी कर देंगे और 12 सीटें ऑलरेडी बता दी गई हैं, तो बिहार के लिए भी अगर आप हमारे को थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दें कि कितनी सीटें फाइनली जो है आप लोगों को मिल रही हैं। और आई एम तो वेरी श्योर, क्योंकि पहले भी जो है जब आपने एनडीए के साथ में पहले इलेक्शन जब लड़ा गया था तो 6 सीटें आप लोगों को मिली थी और 6 की 6 पे आप लोगों ने विजय हासिल की थी। तो हम आपसे ज़रूर यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीटों की जो संख्या है वो भी शायद बढ़ने वाली है। तो मैं उचित समय पे ज़रूर आपके साथ ये आंकड़े साझा करूंगा, बट मैं दोहराता हूँ, मेरे लिए गठबंधन करने या नहीं करने का पैरामीटर सीटें नहीं है। 2020 में भी जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तो उस वक्त कारण ये नहीं था कि मुझे कम सीटें दी जा रही हैं या जितनी मेरी अपेक्षा है उतनी नहीं दी जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से सहमत नहीं हूँ। भाई आज की तारीख में 21वीं सदी में हमारा जी, आप बताइए, जहाँ देश में हम लोग बड़े से बड़े, हम लोग चांद तक पहुँच गए हैं, सूर्य पे पहुँचने की हम लोग बात कर रहे हैं, विकास के नए मापदंड हम लोगों ने तय किए हैं। ऐसे में मेरे प्रदेश में गवर्नमेंट एजेंडा क्या है? 7 निश्चय। क्या है 7 निश्चय? नली गली बनाना, नल जल पहुँचाना। ये तो बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज़ हैं, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही करना है, किसी भी सरकार को करना है। ये सरकारी एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी एजेंडा में आपके आईटी सेक्टर्स होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कंसर्न्स होने चाहिए। बट आपने सरकारी एजेंडे में ही जब नली गली को बनाने को रखा हो तो ऐसे में वो सरकार प्रदेश में कैसे विकास के कार्यों की सोच भी लेकर आएगी जब वो आपके एजेंडे में ही नहीं है। तो मेरा उस वक्त भी अलग होने का कारण 2020 में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को मैंने अस्वीकार इसीलिए किया था क्योंकि मैं 7 निश्चय में नहीं विश्वास करता। मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की अगर कोई योजना है, और जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे वादा करके जाता हूं कि हम लोग 7 निश्चय की हम लोग जांच करवाएंगे। और यकीनन जितना भ्रष्टाचार इस नली गली में, आप जाके देख लीजिए, टैंकियां फटी पड़ी हैं, पाइपें फटी पड़ी हैं, ये इनका नल जल की योजना है। नली, एक ही नली बार बार बनती है, उसी को बार बार खोदा जाता है ताकि भ्रष्टाचार का पैसा उससे अर्जित किया जा सके। तो जिस प्रदेश में कोई विजन ही नहीं हो, ऐसे में उस प्रदेश में मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता, मेरा सिर्फ विजन वो डॉक्यूमेंट है। सीटों की संख्या कितनी है नहीं है ये मेरे लिए सब सेकेंडरी है, बट उस विजन को आगे लेकर जाना। तो ऐसे में, बट हाँ, आंसरिंग टू द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, वो सही समय आने पर संख्या भी साझा की जाएगी। चिराग जी, लोकसभा के चुनाव सर पे हैं और मुझे लगता है ये आपका पहला ऐसा चुनाव है जब आपके पिताजी आपके साथ नहीं हैं, और पार्टी में भी ऑलरेडी काफ़ी हलचल है क्योंकि उनके जाने के उपरांत आप काफ़ी कुछ देख चुके हैं, क्योंकि परिवार में भी विभाजन हुआ और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से आपको जूझना पड़ा। लेकिन अब हम चिराग को काफ़ी हद तक संभला हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन पहला चुनाव ऐसा जहाँ पे पिताजी का साथ नहीं है आपके साथ में, तो उस मामले में आप कैसा महसूस करते हैं कि, और कितना आसान है आपके लिए या कितना मुश्किल है चुनावों में लड़ना उनके बिना? वेल, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता। आप जनता के बीच आप जाते हैं, जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है। तो ऐसे में किसी भी चुनाव को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। अंतोगत्वा जनता को जो सही लगे जनता उसके साथ जाती है। मेरे लिए ज़रूर ये रास्ता और ज़्यादा कठिन है क्योंकि पहला चुनाव है पिताजी के बाद, उनके बाद ये पहला चुनाव ऐसा लड़ रहा हूँ। खैर, पिछला भी जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था उस वक्त भी मेरे लिए वो ज़्यादा कठिन समय था क्योंकि चुनाव के ठीक दौरान मेरे पिता का निधन हुआ था। ऐसे में वो परिस्थिति भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी। बट हाँ, लोकसभा का पहला चुनाव है जो उनके बिना मैं लड़ने जा रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि जनता का वही प्यार मुझे मिलेगा जो मेरे पिता के रहते हुए उन्होंने मेरे पिता को दिया, मुझे दिया। आज जब वो मेरे साथ नहीं है
उन्हीं के ही अधूरे कार्यों को पूरा करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं के बनाए हुए विज़न के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वही प्यार मिलेगा। बिल्कुल, बिहार की जनता प्यार तो मुझे लगता है आपको भरपूर देने वाली है, बट सिर्फ एक लाइन में पूछी तो तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे लगता है मैं शायद बड़ी बात नहीं बोल रहा, बट अगर आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें या हर वो व्यक्ति जो बिहार से मुझे जानता है, मुझे लगता है एकमात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही और चिराग पासवान ही है जो आज के दिन बिहार के हर एक गांव में घूमने का काम कर रहा है। शायद ही कोई और राजनीतिक दल ऐसा होगा जो हर मुसीबत में, हर ऐसी विपरीत परिस्थिति में, कहीं पे कोई घटना घटी हो, कोई हत्या हुई हो, कोई अपहरण, कोई लूटमार, कोई बलात्कार, जहरीली शराब से हुई मौत, एक हम लोग ही हैं जो हर जगह पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच लगातार जन संवाद करने का काम कर रहे हैं। अभी परसों जहां एक तरफ मेरे मुख्यमंत्री ने इतना शर्मनाक बयान दिया, उसी दिन मैं उन्हीं के ही गृह जिले नालंदा में एक बड़े जनसभा को संबोधित कर रहा था, जहाँ पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तमाम विषयों का जिक्र उनके साथ में कर रहा था। तो जनता के बीच रहने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आप यकीन माने, अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में बोल सकूँ तो मुझे लगता है ये तैयारी लगभग पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की। जैसा आपने कहा कि इन 2 सालों में मेरे साथ भी बहुत कुछ घटा है, बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, तो कई उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ। पर ऐसे में बिहार के लोग ही हैं जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरा पिता बनकर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा, मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो जब वो यहाँ तक लेकर आए, आगे भी लेकर जाएंगे। देखिए, आपकी बातों को सुनकर और आपकी माने तो आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और बिहार की जनता का बहुत प्यार भी आपको मिल रहा है। और एनडीए की मैं वापस एक बार बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो पार्टी अभी वहाँ पे चल रही है और आने वाले वक्त को देखते हुए और आपका और एनडीए में को ज्वाइन करना, तो यहाँ पे मेरे मन में, ये मेरे मन का सवाल है, मुझे लगता है आई एम वेरी श्योर कि जनता का भी सवाल होगा, जनता के भी मन में ये चीज़ें चल रही होंगी कि यहाँ पे एनडीए को आपकी ज़रूरत है या आप एनडीए के कंधों पे चल करके जो है कुछ और करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है जब आप गठबंधन में होते हैं तो आप एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करने की सोच के साथ आप आते हैं। कोई किसी के कंधे पर सवार होकर एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे, ये सोच ही गठबंधन में आने की गलत है। कम से कम मैं ये मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी गठबंधन का हिस्सा बनूँ तो उस गठबंधन को पूर्णतः लाभ मैं, मेरा संगठन उन्हें पूरा लाभ दे सके, इस दृष्टि से मैं तैयारी करता हूँ। और मुझे लगता है एनडीए में भी यही सोच है, प्रधानमंत्री जी कम से कम यही सोच रखते हैं। और इसी सोच के साथ बिहार का एनडीए आने वाले दिनों में जब पूरे मूल स्वरूप में दिखेगा, तमाम घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग और तमाम बातों को लेकर जब हम लोग एक राय बना लेंगे, तो मुझे लगता है इसी सोच के साथ सब आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है चिराग जी, लेकिन मैं आपसे एक जो अगला सवाल करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा आपको पर्सनल लग सकता है, और ये हमने आपके ट्विटर हैंडल से एक्चुअली उठाया कि ट्विटर पे भी लोग आपको जो फॉलो कर रहे हैं आपको कमेंट्स करते हैं। तो वहाँ पर जैसा कि अभी आपने बताया कि ठीक है, किसी के साथ जब आप एक रिश्ते में जाते हैं तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो वहाँ पे किसी पे के कंधे पे सवार होने की बातचीत नहीं है। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूँ तो जनता का नज़रिया काफ़ी अलग हो सकता है चीज़ों को देखने का। तो मैं ये आपके ही एक पोस्ट पे किए गए कमेंट को यहाँ पर उठाना चाह रही हूँ। उस पर किसी ने जैसे कमेंट किया, जब आपका और एनडीए का जो साझेदारी थी जब वो सामने आई, तो लोगों ने कहा कि क्यों, मतलब जो चिराग जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने तो उनको बहुत धोखे ही दिए हैं। उस टाइमिंग पे आपकी वो सोच कहाँ थी? आप कैसे किसी ऐसे इंसान के साथ वापस जा कर के जुड़ सकते हो जिन्होंने आपका घर जो है आपसे खाली करवा दिया, आपका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया? मतलब मैं सोचती हूँ कि उनका ऑफ कोर्स वो प्यार जो है आपकी पार्टी के लिए, आपके पिताजी के लिए काफ़ी रहा होगा और वो शायद इस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सवाल आपके ट्विटर हैंडल से ही है कि कैसे आप किसी के साथ जा कर के हाथ मिला सकते हैं जिन लोगों ने आपका सामान घर से उठा करके बाहर फेंका हो? पहली बात तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा महाराज जी, आप बहुत खूबसूरती से अपने कार्य को आप निभा रही हैं, क्योंकि बहुत कठोर सवाल को आपने बहुत सरलता में पूछा, अच्छे शब्दों का चयन किया, क्योंकि मुझे पता है ट्विटर पे इतनी सभ्यता से ये कमेंट्स नहीं आए थे। उस वक्त मुझे मेरे ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए थे कि लालच में या लोभ में ये उन्हीं लोगों के साथ मिल गया जिन्होंने इसको घर से निकाला, इसके पिता की तस्वीरों को फेंका, ये तमाम बातें मेरे बारे में और बहुत कठोर शब्दों में कही गई थी, कई जगह अमर्यादित शब्दों में भी कही गई थी। बट बहरहाल मेरा सिंपल सा जवाब है महाराज जी, मेरी लड़ाई मेरे घर को लेकर नहीं है,
मेरी लड़ाई मेरे घर, मेरी सुख सुविधाएं, मेरे गाड़ी घोड़े को लेकर नहीं है। मेरी लड़ाई बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। और जब आप एक बड़ी तस्वीर को अपने सामने रखते हैं, व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आई थिंक उसमें ये छोटी तिलांजलियाँ आपके लिए मायने नहीं रखती। अगर मुझे सिर्फ अपने घर के लिए लड़ना होता तो मैं कई समझौते करता। मैं सबसे पहला समझौता तो 2020 में ही करता। मैं मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होता, मेरे लिए बहुत आसान था। मैं उनके सामने अगर नतमस्तक हो जाता तो बिहार में आज मेरे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, और जिस घर का जिक्र किया जा रहा है उस घर से निकालने की बात ही नहीं होती जी, बिल्कुल। और उसके लिए रास्ता इतना आसान था, सिर्फ एक बार जाकर हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना। पर ना मैंने समझौता तब किया, ना मैं समझौता आज करूँगा। आज भी घर घोड़ा गाड़ी के लिए मेरा कोई समझौता नहीं होगा। मेरे समझौते सिर्फ और सिर्फ मेरे विकास को, मेरे विजन को, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता सिर्फ वो होगी, और उसके साथ कभी कोई समझौता ना मैंने किया था, ना कभी करूँगा। आई एम श्योर कि आज मैंने आप लोगों का ये क्वेश्चन पुटअप किया और चिराग जी ने बखूबी उसका बहुत ही सहजता के साथ जो है आपको जवाब दिया, और आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उनका विजन अपना घर नहीं, अपना देश लेकर के चल रहे हैं, अपना स्टेट लेकर के चल रहे हैं। वो आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और उसी सोच के साथ ही उन्होंने ये फैसला किया कि एनडीए के साथ जाना ही हमारे स्टेट के लिए बेहतर है। आपने अभी 2 बातें बोली, और उन 2 बातों से 2 सवाल मेरे पास आ गए हैं। आपने अभी तो बताया कि छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। दूसरा, आपने बात करी कि सही बात है, अगर आपने नीतीश जी के सामने नतमस्तक कर दिया होता तो आप केंद्र में मंत्री होते। तो क्या आने वाले समय में हम आपको एनडीए सरकार के अंदर ही केंद्रीय मंत्री के रूप में देख पाएंगे? और अगर मैं आपके लॉन्ग टर्म की बात करूं या विजन की बात करूं, तो क्या हम 2025 के इलेक्शन पे भी जा सकते हैं, जो कि विधानसभा के इलेक्शन होंगे, और वहाँ पर चिराग को जो है बिहार का चेहरा बना करके एनडीए आगे बढ़ सकता है? फिर ये वही बात है, मतलब फिर ये मेरी महत्वाकांक्षाओं पे आ रहा है। मेरा समर्पण मेरे प्रदेश के प्रति है, मेरी सोच के प्रति है, मेरे सिद्धांतों के प्रति है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपके प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप किसी अच्छी और जगह पे जाते हैं, अगर आप केंद्र में भी जाते हैं, और अगर कल को आप बिहार के सीएम बनते हैं, तो भी तो आप बिहार की जनता के लिए काम करने वाले हैं। एब्सोल्युटली, और मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर मैं ही सक्षम नहीं हूँ तो मैं दूसरों के कार्यों को कैसे पूरा कर पाऊँगा? तो दूसरों की इच्छाओं को या दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मुझे पहले उस हैसियत में पहुंचना पड़ेगा जहां मैं दूसरों के काम आ सकूं। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, उस उद्देश्य से मैं कार्य करूं ये नहीं है। मेरे जहन में अभी भी ना केंद्र में मंत्री बनना है, ना बिहार में मुख्यमंत्री बनना है। बट इतना ज़रूर है, बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार ज़रूर आएगी। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2025 विधानसभा के चुनाव बिहार में कहे जाते हैं कि होंगे, मैं मानता हूं संभवतः उससे बहुत पहले होंगे। जो बिहार की परिस्थितियां आज की तारीख में चल रही हैं, लोकसभा या लोकसभा के तुरंत बाद मैं मानता हूं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। उस चुनाव परिणामों के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये विश्वास मैं ज़रूर रखता हूँ। इस उम्मीद के साथ में मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर स्टिल हम आपको, आई नो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ पे आ रही हूँ, लेकिन अगर आपके सामने ये मुद्दा रख ही दिया जाए कि अब आपको ऑप्शन है ही आपके पास में केंद्र में जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल, बट आई थिंक ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी समय ही देता है। सो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। चिराग जी की चुप्पी काफ़ी सारे जैसे जवाब हमें दे रही है, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपका जो छठ का त्यौहार है वो काफ़ी नज़दीक है चिराग जी, और बिहार में छठी मैया के लिए मुझे लगता है सबके दिलों में बहुत जगह है, और कहा जाता है कि उनसे आप खुश होकर के, है ना, दिल खुश करके अगर कुछ भी मांग लें तो मैया कभी आपको नाराज़ नहीं करती। तो आप इस बार छठ मैया से क्या मांगना चाहेंगे? मैं वापस से एक ऑप्शन दे देती हूँ, केंद्र में जगह या फिर सीएम बनना चाहेंगे आप बिहार के? फिर वही बात है, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अपनी जो आप मांगते हैं वो बताना नहीं चाहिए। तो चिराग जी, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी कुछ वो मांग रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आने वाला वक्त
ये वक्त कुछ ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ को छुपा तो सकते नहीं, ये खुलकर हमारे सामने ज़रूर आएगी। लेकिन आज आपने जो मन खोल के हमसे बातें करी हैं, लेकिन जाते जाते अब एक सवाल बस और आखिरी इस पॉडकास्ट का, जो ऑफ कोर्स आपको लेकर के है, और आप मुझे प्लीज़ मना नहीं करेंगे कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, और एक जवाब मैं आपको पहले ही बताऊंगी, आपने वो जवाब भी हमें इस सवाल का नहीं देना है। तो सवाल मेरा कुछ यहाँ पे ये है जो थोड़ा सा पर्सनल है, बिकॉज यू आर एन एलिजिबल बैचलर। सब लोग जानना चाहते हैं कि चिराग जी शादी कब करेंगे, और चिराग जी जनरली हमें जवाब देते आए हैं कि देखिए उनका जो समय है वो अभी फ़िलहाल काम करने का है, उनके देश, उनके प्रदेश को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। ये so I think you've answered my question. No, that's why I told you कि मैं आपको पहले बताऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपका जवाब मैं नहीं, सारी जनता जानती है, पर जनता इस पर थोड़ा सा सच सुनने के उसमें है। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, कोई नहीं जानना चाहता इस सवाल का जवाब। ट्रस्ट मी, हम आपको ईमेल्स दिखा सकते हैं, हम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दिखा सकते हैं, दैट जनता रियली वांट्स टू नो, नेशन रियली वांट्स टू नो कि चिराग जी शादी कब करेंगे। जैसे गठबंधन का जवाब दिया, सही समय आने पर पता चल जाएगा, वैसे ही इसका भी जवाब है। चिराग जी देखिए, आपकी जनता आपसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी टाइम से इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रही हैं। तो जब कोई भी ऐसा इंतजार कुछ नहीं हो, कर रहा, कोई इंतजार नहीं कर रहा, ओनली यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। किसी नहीं को नहीं, ये हमारा नहीं चिराग जी, सच में जनता जानना चाहती है, बट ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये आपकी पर्सनल लाइफ है, तो जब उनको ठीक लगेगा वो आपके साथ इस चीज़ को साझा ज़रूर करेंगे। बाकी आज आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आज आप मिले चिराग जी से, और आने वाले समय में कीमती वक्त तो आप भी हमें दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। आने वाले समय में आप किससे मिलना चाहेंगे, अभिनेता, नेता या कोई और, मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।